Hey there, Chandriya, and welcome to Physicsify. आज आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये हॉकिंग रेडिएशन नाम की बला आखिर है क्या? आई थिंक आप में से बहुत लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे एंड कहेंगे कि देखो चंद्रा, हॉकिंग रेडिएशन आप ब्लैक होल की वजह से आता है। ब्लैक होल्स का एक आउटर बाउंड्री होता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, एंड इस इवेंट होराइजन पे जब भी क्वांटम फ्लक्चुएशन होता है तो एक पार्टिकल एंड एक एंटी पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। पार्टिकल यूजुअली पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हैं एंड एंटी पार्टिकल यूजुअली नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी ये एंटी पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाते हैं। अब क्योंकि तुम जानते ही होगे चंद्रा, जैसे कि E=mc² होता है, तो अगर हमारा एंटी पार्टिकल ब्लैक होल में गिरेगा तो ऑब्वियसली ब्लैक होल का एनर्जी E था, तो उससे कुछ एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा इस एंटी पार्टिकल की वजह से। एंड क्योंकि टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो E=mc² से क्लियरली दिख रहा है कि मेरा मास भी धीरे धीरे करके डिक्रीज होना चाहिए, एंड इस वजह से धीरे धीरे करके मेरा ब्लैक होल इवेपोरेट होने लगता है, यानी उसका मास धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है और बाहर ब्लैक होल से ये जो रेडिएशन निकल रहा होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। कुछ मायनों में शायद आप इस चीज़ को जस्टिफाई भी कर सकते हो, बट आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से गलत है। देखो, फर्स्ट थिंग तो ये है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए तुमने बिना मतलब ही अज्यूम कर लिया कि इवेंट होराइजन पे जो क्वांटम फ्लक्चुएशन होगा उससे पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल दोनों का फॉर्मेशन इक्वली होगा। इक्वली क्या, तुम दोनों के फॉर्मेशन के बारे में अज्यूम भी कर रहे हो, जो कि जनरल रिलेटिविटी में ट्रू होल्ड नहीं करती। एंड दूसरी बात यह है कि तुमने ये जो अज्यूम किया है कि एंटी पार्टिकल का नेगेटिव एनर्जी होता है, ये एक तरह से एनर्जी कंडीशन को वायलेट करता है। देखो, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है उसका भी एनर्जी नेगेटिव होता है, बट वो तो न्यूक्लियस में नहीं गिर जाता। एंड ऐसे बहुत सारे काउंटलेस एग्जांपल है, लाइक हमारा अर्थ जो सन को ऑर्बिट कर रहा है उसका भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, बट टोटल एनर्जी हमारे अर्थ का पॉजिटिव है। एनीवेज, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट ये बताना चाहता हूँ कि ये दो कंडीशन जो हमने हॉकिंग रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए अज्यूम किया था कि इवेंट होराइजन पे जो क्वांटम फ्लक्चुएशन होगा उससे पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल दोनों का फॉर्मेशन होगा, एंड दूसरा कि एंटी पार्टिकल के पास नेगेटिव एनर्जी होती है, ये दोनों गलत है। एंड नाउ यू मे बी वंडरिंग कि क्या बात कर रहे हो चंद्रा, हॉकिंग रेडिएशन के बारे में ऑलमोस्ट हर जगह तो यही लिखा है कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनते हैं, एंटी पार्ट मेरा ब्लैक होल में जाता है और धीरे धीरे करके इससे ब्लैक होल इवेपोरेट करने लगता है। आज इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा होगा। एंड अगर इस चीज़ को हमें सही तरह से समझना है ना, तो सबसे पहले हमें एंट्रोपी क्या होती है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखो, क्लास 11th में तुम्हें केमिस्ट्री में टीचर्स ने बताया होगा कि एंट्रोपी डिसऑर्डर का मेजरमेंट होता है। दैट मे बी समवॉट ट्रू, बट हम जो एंट्रोपी का डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ करने वाले वो थोड़ा सा अलग है। एंड उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहूँगा कि आप इमेजिन करो कि आपके पास एक कंटेनर है, ऑलराइट। उस कंटेनर में तुम्हारे पास 3 पार्टिकल हैं। इमेजिन कर लो कि ये 3 बॉल हैं। इनिशियली इन तीनों बॉल को मैंने स्टैक करके बॉटम पे रखा है, तो ऑब्वियसली इन्हें कितने तरह से मैं अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 बॉल हैं तो ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल। बट अगर समय के साथ साथ मैं इनके ऊपर से कंस्ट्रेंट हटाने लगूँ, यानी कि मैं ये कह दूँ कि ये धीरे धीरे करके पहले इतना वॉल्यूम, फिर इतना वॉल्यूम, फिर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं और इसमें किसी भी जगह पे वो हो सकते हैं, तो तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पॉइंट जो मेरे पार्टिकल्स के द्वारा एक्सेसिबल होगा वो भी इंक्रीज होगा, एंड इस वजह से नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जिनमें मैं इन 3 बॉल को अरेंज कर सकता हूँ वो भी इंक्रीज होगा, राइट। आई मीन दिस इज क्वाइट एविडेंट। बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यही चीज़ हमारे एंट्रोपी का मेजरमेंट होता है। बेसिकली एंट्रोपी हमें ये बताता है कि कितने डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स एक पर्टिकुलर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। नहीं समझे ना? चलो कि एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हारा ये एक सिस्टम है। इसी पर्टिकुलर सिस्टम को तुम 1500 डिफरेंट तरह से क्रिएट कर सकते हो, और ये सभी के सभी डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, यानी कि इसमें तुम्हारा फर्स्ट पार्टिकल यहाँ हो सकता है, सेकंड पार्टिकल यहाँ हो सकता है, थर्ड पार्टिकल यहाँ हो सकता है, फोर्थ पार्टिकल यहाँ हो सकता है। बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये डिफरेंस तुम्हें नहीं दिखता, बिकॉज ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, एंड ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। एंड दूसरे कंस्ट्रेंट वगैरह की वजह से तुम्हें इन सभी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने में लगेगा कि ये सभी के सभी सेम ही सिस्टम है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। तो एंट्रोपी हमारा इसी चीज़ का मेजरमेंट होता है।
सिंस नाउ वी हैव दैट आउट ऑफ द वे कि एंट्रोपी हमारे सिस्टम में कितने नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट का मेजरमेंट होता है, इसमें माइक्रोस्टेट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं। तो अब हमारे पास जो सवाल आता है वो ये है कि आखिर ये क्वांटम फील्ड्स हैं क्या। क्वांटम फील्ड्स को डिस्क्राइब करने से पहले हम क्लासिकल फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। हमारा सेम ओल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है क्या। बेसिकली स्पेस के हर पॉइंट पे हम एक वेक्टर को एसोसिएट करते हैं। हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को बताता है। एंड बेसिकली दैट्स अबाउट इट। फील्ड्स का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी स्पेस टाइम का फंक्शन जो स्पेस टाइम के हर पॉइंट पे किसी न किसी क्वांटिटी को एसोसिएट करता हो। मे बी ये स्केलर हो, मे बी ये एक वेक्टर हो, मे बी ये एक टेंसर हो, दैट डजंट मैटर। फील्ड का बस इतना ही छोटा सा डेफिनेशन होता है। एंड क्वांटम फील्ड्स में क्या होता है कि हम इस फंक्शन को ऑपरेटर में प्रोमोट कर देते हैं। देखो, हम डिफरेंशिएशन करने के लिए ऑब्वियसली d/dx से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड अगर मान लो मेरे पास x⁴n है जिसका मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, तो उसका आंसर आता है n टाइम्स x⁴n-1। और डिफरेंशिएशन को मैं d/dx से ऐसा लिख सकता हूँ कि d/dx टाइम्स x⁴n। एंड d/dx को मैं एक कैपिटल D के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरा d, जो कि एक ऑपरेटर है, बेसिकली ये भी एक तरह का फंक्शन ही होता है। ये x⁴n पे ऑपरेट करता है एंड उसका रिजल्ट n टाइम्स x⁴n-1 होता है। बेसिकली पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स यही ऑपरेटर मैकेनिक्स पर बेस्ड है। एनीवेज, हमारी ये क्वांटम फील्ड जो स्पेस टाइम के फंक्शन होते हैं, ये कुछ खास इक्वेशंस के जरिए कंस्ट्रेंड होते हैं, जो कि इनके डायनामिक्स यानी ये किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, किस तरह से इवॉल्व कर सकते हैं टाइम में, उस चीज़ पे लिमिटेशन को डालता है। इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इनके फॉर्म के बारे में भी पता चलता है कि ये एग्जैक्टली किस तरह के फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। बट जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कर्व्ड स्पेस टाइम में, तो हमारा सॉल्यूशन पहले के कंपैरिजन से काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। एंड उसका रीज़न ये है कि क्योंकि कर्व्ड स्पेस टाइम में इक्वेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जहाँ फ्लैट स्पेस टाइम यानी कि ग्रेविटी की एब्सेंस में जिस इक्वेशन के 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो रहे थे, उसमें से एक पॉसिबल सॉल्यूशन सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस की वजह से रूल आउट हो जाता है एंड वो पार्ट हमारे इक्वेशन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा होता है। बट जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि ये हमारी जो फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट्स का वैल्यू क्या होगा। सिंपली पुट, अगर मैं आपको कोई इंटीग्रेशन देता हूँ तो आप उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपको जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी एडेड होता है, राइट। जिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू आप 1, 2 या जो भी डालना चाहो डालकर अलग अलग फंक्शन को रिट्रीव कर सकते हो। बेसिकली वैसा ही काम यहाँ पर भी होता है। तो हमें अगर अपने क्वांटम फील्ड को यूनिकली डिटरमाइन करना होगा तो हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए होती है जिसे हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वांटम फील्ड के 2 कन्फिग्रेशन होंगे। फर्स्ट, t=-∞ पे हमारा क्वांटम फील्ड का कन्फिग्रेशन क्या था, जो कि हमारे क्वांटम फील्ड के इनिशियल स्टेट को डिस्क्राइब करेगा। एंड दूसरा, हमारे क्वांटम स्टेट का फाइनल स्टेट, जो कि हमारे इनिशियल स्टेट एंड इवेंट होराइजन की वजह से अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारा फाइनल स्टेट 2 कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है, एक इवेंट होराइजन के ऊपर एंड दूसरा t=-∞ पे हमारे क्वांटम फील्ड का क्या कन्फिग्रेशन था उस पे, इस वजह से फाइनल क्वांटम फील्ड का कन्फिग्रेशन ये कुछ ऐसा दिखता है एंड इनिशियल क्वांटम स्टेट का जो इक्वेशन होता है वो ऐसा दिखता है। बट ऑब्वियसली हमारा क्वांटम फील्ड तो चेंज हुआ नहीं है। अगर हमारा क्वांटम फील्ड इनिशियली प्रोटॉन को डिस्क्राइब कर रहा था तो अभी भी वो प्रोटॉन का ही डिस्क्राइब करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम इनिशियल क्वांटम फील्ड के स्टेट को एंड फाइनल क्वांटम फील्ड के स्टेट को, इन दोनों के कोएफिशिएंट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग बोगोलिकोव ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसी के जरिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल को ब्लैक होल के केस में कैलकुलेट करते हैं बिफोर, यानी कि t=-∞ पे एंड t=+∞ पे। देखो, यहाँ पर मेरा t=-∞ एंड +∞ से मतलब है कि ब्लैक होल के बनने से बहुत पहले एंड ब्लैक होल के बनने के बहुत बाद बीच में क्या हुआ था, इस चीज़ को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग क्वांटम ग्रेविटी। एंड आई थिंक उस वक्त इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। एनीवेज, जब आप इस कैलकुलेशन को खुद करोगे तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि t=-∞ पे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल 0 थे तो t=+∞ पे नंबर ऑफ पार्टिकल नॉन जीरो होंगे। एंड पूरा का पूरा हॉकिंग रेडिएशन का जो एसेंस है वो इसी रिजल्ट में छुपा हुआ है।
हॉकिंग रेडिएशन में ब्लैक होल का इवेपोरेशन, उसका मास चेंज होना, इसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल अचानक से चेंज हो गए हैं बिफोर एंड आफ्टर में। इस वजह से ये वीक एनर्जी कंडीशन को वायलेट करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा ब्लैक होल का मास धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगता है। एंड यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो देखने को हमें मिलती है वो ये है कि अगर हम ब्लैक होल की वजह से बनने वाली इस हॉकिंग रेडिएशन की एंट्रोपी को इवैल्यूएट करते हैं तो वो फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न वॉल्यूम पे डिपेंड करने के बजाय इस ब्लैक होल के सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, जिसे आज हम ब्लैक होल की एंट्रोपी से एसोसिएट करते हैं। यू नो, ब्लैक होल का एंट्रोपी बेसिकली इसी हॉकिंग रेडिएशन की एंट्रोपी के बारे में है। सो अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करना चाहूँ तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि हॉकिंग रेडिएशन का जन्म ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की वजह से होता है, एंड यहाँ पर क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं होता। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं तो वो हमें यही बताती है कि इवेंट होराइजन की वजह से अचानक से नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो चुके हैं। अब बीच में क्या हुआ था, ये नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे इंक्रीज हुए हैं, इस चीज़ के बारे में हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, कोई कमेंट हम फिलहाल नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ दैट हॉकिंग रेडिएशन कुछ मायनों में इनकम्प्लीट स्टोरी है। एनीवेज, हॉकिंग रेडिएशन का मैथमेटिकल रिजल्ट तो बेसिकली यही कहता है कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर कैलकुलेट करें तो वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाती है। नंबर ऑफ पार्टिकल जो आफ्टर के केस में आती है, अगर हम उसके स्पेक्ट्रम को इवैल्यूएट करते हैं तो वो हमारे थर्मल स्पेक्ट्रम को रिजेंबल करती है। तो बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि ग्रेविटी की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो क्वांटम फ्लक्चुएशन होता है उसमें पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल दोनों का फॉर्मेशन नहीं होता। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि पार्टिकल का फॉर्मेशन इवेंट होराइजन के बाहर होता है एंड एंटी पार्टिकल का फॉर्मेशन ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के अंदर होता है। इन सम वे आप इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर सकते हो, बट आप किसी भी वर्ड सैलेड को ऐसे मत पकड़ो। ऑलराइट, आप बस इतना याद रखने की कोशिश करो कि ग्रेविटी की प्रेजेंस की वजह से क्वांटम फ्लक्चुएशन का बिहेवियर पहले के कंपैरिजन में, यानी कि फ्लैट स्पेस टाइम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, एंड उसकी वजह से इवेंट होराइजन के बाहर सिर्फ पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ न्यूज़ सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड डू ऑल ऑफ दैट। टिल वी मीट अगेन, स्टे क्यूरियस, कीप प्लानिंग। जय हिंद।